ओके। अब हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ योर ग्रेड 11th अकाउंटेंसी। एंड चैप्टर 5 इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर, ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, पहले तो ये बता दो। देखो बेटा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा, जिसमें हमने समझा कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या अकाउंटिंग का रूल क्या है। और उसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर, दैट वाज अकाउंटिंग टर्म्स, और उसमें हमने समझा कि क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है समझना अकाउंटिंग एक्चुअल में करने से पहले। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या सेट ऑफ गाइडलाइंस है, क्या सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस है जिसको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग प्रोसेसेस में। फिर हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया व्हाट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, जिसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की और हमने समझने की कोशिश की कि अकाउंटिंग के, जिसको हम बोलते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? सेट ऑफ अगेन स्टैंडर्डाइजेशन है कि मान लो कि हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, या अकाउंटिंग में डिफरेंट प्रिंसिपल क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम समझेंगे कि अकाउंटिंग एक एक्चुअल कंट्री में अगर होता है तो उस कंट्री में एक्चुअली कौन से मेथड्स को यूज करना है, यानी हाउ। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि कोई चीज क्यों करनी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि कैसे करनी है, ये हम बताते हैं। क्यों करनी है तो आपको बता दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने, बट कैसे करनी है वो हम बताएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, अभी कर दो, अभी कमेंट कर दो, एक पॉजिटिव कमेंट जरूरी है, ये मेरे मोटिवेशन के लिए जरूरी है। और अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहोगे तो मैं मोटिवेट होके और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेफिनेशन समझते हैं। इट इज रिटर्न स्टेटमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये कुछ रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि इशू की जाती है अकाउंटिंग बॉडीज के साथ, जैसे इंडिया में क्या है, ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, है ना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कई होती हैं जो कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आती हैं, जिसको आपको बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर, एज एन अकाउंटेंट इनकॉर्पोरेट करना होता है, लागू करने होते हैं, राइट। तो क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं दैट हैज टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग और फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रोसेसेस, द अकाउंटिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू इट। अच्छा, इसके फीचर्स को पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या है? दे स्पेसिफाई यूनिफॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो हमने पढ़ा ना कि प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, है ना। तो प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा कि अगर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है तो क्यों है। अब ये हम पढ़ रहे हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है, तो उस सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस को कैसे यूज करना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अब फिर आपका क्या है, रिकॉग्नाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, वो है ना, कि रिकॉर्ड का कैसे करना है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू हमने पढ़ा था, एक प्रिंसिपल, है ना। तो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। मेजरिंग देयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू को मेजर करना है। प्रेजेंटिंग देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये हम सीखेंगे। ये हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। फिर डिस्क्लोजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होने की वजह से कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि होने ही चाहिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। वो कौन बोलता है ऐसे करने के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। सिंपली पुट, दे आर द रूल्स ऑफ द गेम। अगर हम बोले कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो उस अकाउंटिंग को करना कैसे, उसका लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। समझे? चलो आगे बढ़ते। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है, ये समझते हैं वन बाय वन। टू एड्रेस डाइवर्सिटी। देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अजम्पशंस की बात अगर मैं करूं तो उसको बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी देते हैं कि ये भी है, अक्रूवल बेसिस भी होता है, कैश बेसिस भी होते हैं, आप इन दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हो। बट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है कि अगर ये दो मेथड है तो इनमें से आपका जो अक्रूवल बेसिस ऑफ मेथड है, इसी को यूज करना है, हम कैश बेसिस को नहीं मानते।
समझ में आया? किसने बोला? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? ये दो मेथड होते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो डिफरेंट मेथड है, ये एक स्पेसिफिक मेथड यूज करना है, या इन दोनों में से कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना है, अगर 3-4 अवेलेबल है तो, ठीक है, इसी को हम मानेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो मेथड है, स्टेटमेंट मेथड एंड WDV। तो जो आपके टैक्सेशन लगते हैं ना, जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो कहती है कि WDV पे ही आप कैलकुलेट करो और इसी को यूज करना है। तो अगेन किसने बोला? ये आपके गवर्निंग बॉडीज ने बोला, ICAI ने बोला कि आपको इस तरीके से करना है। तो ICAI क्या बोलता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करता है और उसको आपको फॉलो करने होते हैं जब आप अकाउंटिंग करते हो, राइट। नाउ एनहांस क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है? क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबल डेटा मतलब वेरीफाइबल डेटा कब होगा? जब उसको किसी प्रूफ के बेस पे आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, जैसे ही आप ऐसे रिकॉर्डिंग करने लगते हो जहां पे आप बिना प्रूफ के कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, तो क्या होता है? आप क्रेडिबल पर्सन बन जाते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करना लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके जो ये जो डेटा शेयर करता है बहुत ही वेल प्रूफ होता है, वेल करेक्ट होता है, और ना ही ये बिना एविडेंस के तो ये कुछ भी नहीं करता, बायस इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें। तो इससे क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों में, और इसकी वजह से एक अच्छी गुडविल बनती है, लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आप सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो जो इन गवर्निंग बॉडीज ने सेट किए हैं आपके लिए। क्लियर? इंप्रूव कंपेरेबिलिटी। क्यों? हर बार आप कंसिस्टेंटली एक मेथड का यूज करते हो, एक सेट ऑफ स्टेप्स को यूज करते हो, तो आप एक यूनिफॉर्म डेटा देते हो। और यूनिफॉर्म डेटा में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर साल अगर आप सेम मेथड को यूज करोगे तो उसी सेम मेथड से आपका 21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, 2022 ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, अब क्योंकि सेम मेथड से यूज है तो मैं इजिली कंपेयर कर सकता हूं और कुछ कंक्लूजन निकाल के कुछ अपने डिसीजंस ले सकता हूं एज डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर हम कहते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म का क्या मतलब है? परफॉर्मेंस ऑफ, इसको आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ सेम बिजनेस कैन बी कंपेयर्ड, या परफॉर्मेंसेस ऑफ, परफॉर्मेंसेस ऑफ सेम बिजनेस कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। कि मैंने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, इस साल कैसा परफॉर्म किया है, दोनों के डेटा को बैठ के कंपेयर करो, कंपनी परफॉर्मेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इंट्रा फॉर्म यानी खुद के बिजनेस को पिछले साल के डेटा से इस साल के डेटा से कंपेयर करूंगा और मैं कंपैरिजन करके पता लगा लूंगा पिछले साल ज्यादा प्रॉफिटेबल था या इस साल ज्यादा प्रॉफिटेबल हूं। क्लियर? इंटरफॉर्म कंपैरिजन यानी क्योंकि सेम सेट ऑफ मेथड सारे ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन आ चुकी है, सबको यही रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे आपके कानून है, कानून जो बनता है संविधान के बेस पे बनता है, ठीक है। तो संविधान में जो कानून बने हैं वो सभी लोग के लिए सेम है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से जो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी ही अकाउंटिंग प्रोसेसेस में सेम तरीके से फॉलो किए जाना है। तो जो डेटा आएगा वो सेम तरीके से बना होगा, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज में। यानी एक कंपनी के कंपैरिजन हम बी के कंपनी से कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस वी कैन डिसाइड कि ए में इन्वेस्ट करना है या बी में इन्वेस्ट करना है, राइट। Ensure transparency, reduce manipulation and promote clear reporting। क्योंकि आप सारे डेटा को वेरीफिएबिलिटी के बेस पे, रिलायबिलिटी के बेस पे रिकॉर्ड करते हो, तो क्या होता है? मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को आप नहीं दिखा सकते हो। जो क्लियर कट चीजें हैं, जो बिल्कुल सही है, वही आप रिकॉर्ड करोगे। फैसिलिटेट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कि अगर मैं कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे देश में मैं लागू करता हूँ तो पूरे देश का डेटा, जो जितने बिजनेसेस है उनका डेटा सेम तरीके से आएगा, और पूरे देश में जितने बिजनेसेस है उनका कंपैरिजन एक से दूसरे के परफॉर्मेंस से की जा सकती है। अगर मैं कह दूं कि ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं ये सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में लागू होगा, तो अगर पूरे वर्ल्ड में लागू होगा तो वन कंट्री अ डेटा ऑफ कंपनी from a particular country can be compared with the data of a company from other country and you can take decision, right। so आप एक कंट्री के कंपनी को दूसरे कंट्री के कंपनी से कंपेयर कर सकते हो एंड अगेन यू कैन डिसाइड कि आपको किसके साथ डील करना है, किसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि अगर आपने एक अपने देश की कंपनी को दूसरे देश की कंपनी से कर लिया आपने कंपेयर, जो भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है उस सेगमेंट में उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन इज
इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके बेस पे बनाया गया है। यानी जो भी आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके डेटा बना रहे हो, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पे भी यहाँ पे मतलब उनके स्टैंडर्ड्स अपने स्टैंडर्ड से मैच होते हैं, वहां पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ की ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो एक फ्रेमवर्क बनाना, एक फ्रेमवर्क देना, एक स्टेप वाइज प्रोसेस देना जो कि कंसिस्टेंट हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कंसिस्टेंट हो मेथड को लेकर, ताकि एक मेथड, एक सेट ऑफ मेथड को यूज करके आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहे हो। फिर रिलायबिलिटी, रिलायबल मीन्स वेरीफिएबल, मतलब वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफिएबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि वेरीफिएबिलिटी तो हो ही हो। जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, इट मस्ट गेट वेरीफाइड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, राइट। फिर आपका आता है इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? एक सेट ऑफ मेथड आप हर साल यूज करते हो, एंड बाय यूजिंग दैट यू वुड बी एबल टू कंपेयर द डेटा। तो एट द एंड क्या होगा, इवेंचुअली यू वुड बी एबल टू कंपेयर द डेटा ऑफ सेम कंपनी और different years performances of the same company, and you can decide or you can check the trend कि whether your business is profitable और वो मतलब उसकी ग्रो हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, राइट। मैंडेट एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैंडेटरी कर देता है कि ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग में होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल एंड दैट वुड नॉट बी इन द पब्लिक यूज। प्रिवेंट मैनिपुलेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा के डेटा को आप नहीं दिखा सकते, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, कम से कम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, until or unless there is a particular reason behind it or particular cost to do so, right। तो जैसे विंडो ड्रेसिंग, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, मैं प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए, मैं अपने प्रॉफिट को कम दिखा रहा हूं ताकि मुझे कम टैक्स पे करना पड़े, दोनों ही केसेस में, ठीक है। असिस्ट ऑडिटर्स इन वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स को बहुत मदद करता है, क्योंकि सेट ऑफ गाइडलाइंस वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, और सेम सेट ऑफ गाइडलाइंस इज बीइंग यूज्ड बाय द ऑडिटर्स, और उस मैच कर लेते हैं कि हाँ ये मेथड यूज किया गया है या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, तो दैट इज अप टू द मार्क, और उनके जो टैक्स लायबिलिटी है वो फाइंड आउट करके उनसे टैक्स ले लिया जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नेचर क्या है? फ्लेक्सिबल है, पहली बात तो फ्लेक्सिबल है। अलाउ फॉर प्रोफेशनल जजमेंट इन एप्लीकेशन, जो भी आपके बिल्कुल सही मतलब कॉज एंड इफेक्ट है उसको यूज करके आप इसमें जजमेंट करते हो, तो दैट इज प्रोफेशनल, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने खुद के पर्सनल बायस पे आपने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता, राइट। फिर आती है कॉन्टेक्सचुअल का मतलब है कि जो भी आप चेंजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेके आते हो वो इकोनॉमिकली सही होना चाहिए, आपके इकोनॉमिकली अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को हैम्पर करे, आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ गए, है ना। तो दैट शुड बी केप्ट इनटू माइंड व्हाइल क्रिएटिंग दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपके इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए क्या फेवरेबल है। फिर डायनामिक है, डायनामिक कहता है कंटिन्यूअसली इवॉल्व टू अडेप्ट द चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी जैसे जैसे आपको बिजनेसेस में नए जरूरतें पड़ती जाएंगी, नीड पड़ती जाएंगी, उसी तरीके से इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आप चेंजेस करते जा सकते हो इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, आप जीएसटी से पहले दूसरे तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते थे, बट जीएसटी के आने के बाद से डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप अप्लाई करते हो टैक्सेशन के, ठीक है। तो डायनामिक है, विद द हेल्प, with the use, with the cause and effect, with the future needs, it can be changed and evolved. Authoritative है, once issued compliance is generally mandatory, जब भी कोई चेंज लेकर आ गई ICAI in the accounting standard, you would have to follow it and that is mandatory, है ना। तो शुरू में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इस डेट तक आपको अलाउ किया जाता है कि इस डेट तक आप लोग कर सकते हैं, जब वो डेट खत्म हो जाता है फिर वो मैंडेटरी कर दिया जाता है कि इस डेट के बाद से इस तरीके से आप प्रीवियस मेथड के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इस प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्डिंग करनी है, तो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। जो ऑब्जेक्टिव है वही एडवांटेजेस है, आपकी कंपेरेबिलिटी बढ़ गई, है ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल, क्योंकि यूनिफॉर्म डेटा है,
रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करते हो वो सारी वाउचर्स के बेस पे है, इनवॉइसेस के बेस पे है, तो क्रेडिबल भी हुआ और वेरीफिएबल। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो दैट इज ट्रू एंड फेयर एज पर द एविडेंसेस दैट इज अवेलेबल टू यू पीपल और अवेलेबल एज द सोर्स टू द बिजनेस। तो ओपननेस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जो भी है इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जो भी डिसीजन मैनेजर लेता है उसका रिजल्ट है क्या, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी बिजनेस सफर कर रहा है या अर्न कर रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है कि आप डिसीजन ऐसे लो ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि सारा डेटा अगर ट्रू एंड फेयर है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, अपनी बुद्धि का यूज कर सकता हूं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन डिसाइड कि मुझे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ डील करना है, नहीं करना है, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, उस बिजनेस को क्रेडिट पे सामान देना है कि नहीं देना, आई कैन डिसाइड, राइट। फिर आता है रिड्यूस अकाउंटिंग फ्रॉड्स। स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको आपको फॉलो करना है, तो आप अपने मन से कोई भी मेथड नहीं लगा सकते, तो फ्रॉड का तो चांस ही नहीं है। क्योंकि मान लो अगर कोई एक बंदा अभी के टाइम पे पुराने वाले जो आपके टैक्सेशन सिस्टम है उसके बेस पे रिकॉर्ड कर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेशन के अमाउंट में चेंज आएगा, बट वो कर ही नहीं सकता। इसलिए अकाउंटिंग फ्रॉड को उसने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन होगा। ये जो प्रिपेयरर्स हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम स्टैंडर्ड्स यूजर्स के पास भी है। दे कैन गो थ्रू इट एंड दे कैन चेक वेदर इट इज एज पर इट और नॉट। अगर नहीं है तो मतलब वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन है। द यूजर्स डू हैव द आइडिया कि क्या क्या आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जिसको फॉलो किए जाना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। ऑडिटर असिस्टेंस, जो ऑडिटर है उसको असिस्टेंस मिल जाती है कि ऑडिटर को पता चल जाता है कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए था किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, बट उसने नहीं किया, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के द्वारा पर उसने नहीं किया है, तो उसने रूल्स को ब्रेक किया है, उसने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किए गए, तो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इट वुड नॉट बी वैलिड डेटा, एज पर द सेम दे कैन आस्क द कंपनी टू करेक्ट इट एंड प्रेजेंट द डेटा अगेन, और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है इस केस में। ओके, चलो आई होप कि समझ में आ गए हो एडवांटेजेस। अब लिमिटेशन की बात करते हैं, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो, समटाइम्स अलाउज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अफेक्टिंग कंपेरेबिलिटी। कई बार होता है कि स्टिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बोला कि रिजिड है, जो कि एक बार बोल दिया उसको बोल दिया, बट स्टिल ये कुछ ऑप्शन दे देते हैं, और ऑप्शन होने की वजह से क्या होता है, चॉइसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई एसएलएम मेथड से कर रहा है, कोई डब्ल्यूडीवी मेथड से आपके डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसके जो प्रॉफिट है उसमें थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, इफेक्ट उसका दिख सकता है, ठीक है। मे रिस्ट्रिक्ट इनोवेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कर सकता है, क्यों, रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी है बट लिमिट है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप यूनिक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, सेम मेथड यूज करना पड़ेगा, और सेम मेथड इसीलिए तो कंपेरेबिलिटी है। तो ये कह रहे हैं कि इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को कम करता है, तो ठीक है करने दो, बट कंपेरेबल तो डेटा है ना, बट अगर क्योंकि कर रहा है तो ये एक लिमिटेशन भी है, इसको हमें बस ये समझना चाहिए। Rigidity and application might not suit all diverse business scenario. डिफरेंट बिजनेस के टाइप्स हैं, बिजनेस के प्रोसेसेस है, स्टेप्स है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस में ये उतना एप्लीकेबल ना भी हो सकता है, तो अगेन से ये लिमिटेशन है। कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल क्लैशेस विद एग्जिस्टिंग लॉ। देखो, पहले के लॉ हैं और दूसरा में उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो पुराने जो लॉ होंगे वो किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट तो होंगे ही, और जब वो इफेक्ट होंगे तो अगेन एक तरीके से लिमिटेशन है, मतलब इसका डिसएडवांटेज है कि पहले जिसको आप सही कहते थे अब उसको आप रॉन्ग कह रहे हो। हाउ इज इट इवन पॉसिबल, और हाउ इज इट इवन लाइक यू कैन मेक वर्दी ऑफ इट एनीथिंग, राइट, कि आप उसको कैसे प्रूव करोगे। पहली चीज, हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, कि आप कुछ ऐसा चेंज लेके आ गए जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और दैट वुड बी प्रीटी मच डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। Based on conventions, inherent limitation of underlying
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, और ये कन्वेंशन के बेस पे होता है। तो अगेन जो पहले चीजें होती आई हैं या जिनको हम रूल्स को फॉलो करते आए हैं, हो सकता है अभी के टाइम में वो उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन कन्वेंशन, अगेन ये क्या है, लिमिटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में हम फॉलो करते हैं उसका एक ब्रीफ समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। प्राइमरी जो आपकी इशूइंग बॉडी है वो कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज ICI। तो ICI के अगर आप CA बनते हो तो उसको आपको ICI के अंडर ही वो लाइसेंस मिलता है, एंड देन यू बिकम द प्रोफेशनल ऑडिटर। गवर्नमेंट का रोल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो इशूज स्टैंडर्ड्स, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। आपके कई सारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट के थ्रू आते हैं, और कंपनीज एक्ट आपके किसके थ्रू आती है? गवर्नमेंट के थ्रू आती है, जो कि पार्लियामेंट में एक्ट पास किए जाते हैं। उसमें जो भी आपके गाइडलाइंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट हैज टू बी फॉलोड। जो सेट ऑफ सबसेक्शंस है, सेक्शंस है, दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हाइल डूइंग द और व्हाइल फॉलोइंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ गाइडलाइंस और व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेस पे है। तो बहुत सारे क्लॉजेस जो आपके इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम में यूज की जाती है उससे रिलेटेड है, इसलिए ये वाइडर स्कोप है इसके पास। जो इंडियन रिपोर्टिंग सिस्टम है उसका वाइडर स्कोप है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल इन अदर कंट्रीज एज वेल, बिकॉज ये इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसके बेस पे है, उससे ये प्रभावित है। और ऐसा क्यों है सर, क्यों हम ऐसा लेके चलते हैं? क्योंकि ICI जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम, अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, उसका पार्ट है। ICI भी उसका पार्ट है, वो डिसाइड करता है, वो भी अपने डिफरेंट सजेशंस दे सकता है और उसमें चेंजेस ला सकता है आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय ऑल। ठीक है, तो इसीलिए उसने देखा कि ये सेट ऑफ रूल्स है जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, वो इंडिया में भी होने चाहिए, तो उन्होंने कर लिया। और कर लिया तो इससे फायदा ही है क्योंकि इंटरनेशनल जो यूजर्स है दे कैन इन्वेस्ट इनटू इंडियन मार्केट्स एज वेल। फॉरेन का पैसा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए सही है। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज बेस्ड अपॉन ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी फॉर वेरियस टाइप्स एंड साइजेस ऑफ एंटिटीज, कि ये एप्लीकेबल है और मैंडेटरी तो है ही है, कुछ के लिए तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू यूज इट। दूसरे को ऑप्शन हम दे भी देते हैं, एक्सेप्शंस हैं, बट फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड साइजेस दीज आर मैंडेटरी रूल्स स्टैंडर्ड्स। अब हम समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और प्रिंसिपल में डिफरेंट क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो ये क्या है, हमने पढ़ा ना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट कन्वेंशंस होते हैं, फंडामेंटल अजम्पशन एंड आइडियाज के बेस पे आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, या कन्वेंशन है जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, मटेरियलिटी हो गया, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वही शेयर करना है, ऑब्जेक्टिविटी है वहां पे। तो द वर्ड वाई ऑफ अकाउंटिंग इज गिवन बाय विच अथॉरिटी और बाय विच सिस्टम? इट इज गिवन बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, जिसको आप ब्रॉड थ्योरेटिकल गाइडलाइंस बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? ब्रॉड थ्योरेटिकल गाइडलाइन, कि व्हाई यू शुड डू दिस, व्हाई यू शुड डू और फॉलो दिस rules that is being given by the accounting principle। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं, इट स्पेसिफाइज द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ रूल्स है, बट उस सेट ऑफ डिफरेंट गाइडलाइंस एंड सेट ऑफ रूल्स में से कौन सा आपको एक्चुअल में यूज करना है, दैट इज बीइंग गिवन बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ में आया क्या अंतर है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है ये सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये सेट ऑफ अजम्पशंस है, ये कन्वेंशंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अपने बिजनेस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये सेट ऑफ रूल्स है, ये गाइडलाइंस है, बट इनमें से सिर्फ यही चुनिंदा कुछ आपको यूज करना है, बिकॉज ये यूनिफॉर्मिटी देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी तो कम है, बट यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से कंपेरेबिलिटी ज्यादा है ना। कंपेरेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है यूजर्स के पास, एंड दे कैन कंपेयर, अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजन। So it states the how to implement accounting in practice, detailed instruction। ये क्या theoretical knowledge है और ये detailed instruction है, step by step process, that is how you have to record something, and that is what has to be kept into mind while doing the processes, right? Analogy क्या है? Principles are the laws of science, ठीक है, standards are the specific engineer blueprints। अगर मैं साइंस से इसको कंपेयर करूँ तो साइंस में डिफरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। उसी तरीके से कुछ प्रिंसिपल है जो अकाउंटिंग में फॉलो किए जाने हैं,
ठीक है, ये डिफरेंट सिद्धांत है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और जिनको आपको दिमाग में रखना चाहिए अपने बिजनेस को के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। बट स्टैंडर्ड्स क्या है, वो कहते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है बट स्टेप वाइज प्रोसेसेस क्या है वो हमने दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो प्रिंसिपल क्या है, एनालॉजी है, मतलब एग्जाम्पल ये क्या है डिफरेंशिएट करने के लिए, एनालॉजी मीन्स नथिंग बट द एग्जाम्पल, राइट। तो प्रिंसिपल आर द लॉज ऑफ साइंस और स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सेट ऑफ स्टेप वाइज ब्लूप्रिंट्स है। जैसे आपका मान लो कि सिलेबस है, आपका सिलेबस है, आपके ग्रेड 11 या ग्रेड 12 का सिलेबस है, वो बोलते हैं ये टॉपिक होना चाहिए। बट ब्लूप्रिंट क्या कहता है क्वेश्चन पेपर का, कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का ही आना चाहिए और इसमें से इतने मार्क के इतने क्वेश्चन होंगे, इतने मार्क के इतने क्वेश्चन। ब्लूप्रिंट अगेन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट है कि आपके इस स्टेप में ये मेथड यूज करना है, इस स्टेप में ये, इस स्टेप में ये मेथड यूज करना है, राइट। हाँ, तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो ओवरऑल एप्लीकेबिलिटी है वो आपके प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने का। बैलेंस शीट डिक्टेट्स मेजरमेंट, डिक्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन, कि जो भी आपके इनकम आया है वो इनकम में सारे एक्सपेंसेस क्या है और उसको इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके हमने प्रॉफिट किया है। फिर मेजरमेंट उसकी मॉनेटरी टर्म में होती है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एसेट की, लायबिलिटीज की, उसका प्रोफॉर्मा क्या है, कितने एसेट्स होंगे, कितनी लायबिलिटीज होंगी, कौन कौन से एसेट्स किस मेजर हेड्स में आएंगे नहीं आएंगे, वो सारी बातें। स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, उसका परफॉर्मा क्या है, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई कैसे होता है, एक्सपेंस मैचिंग क्या होती है कि जो भी एक्सपेंस है वो किस इनकम से मैच करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे पता चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, है ना। फिर ये कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका बनेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनेगा। एक रिवाइज्ड है, पहले ये कुछ दूसरे मेथड यूज करते थे, बाद में इसको अपडेट किया गया एंड दे सेड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का ही यूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नया होगा, बट ये कैश का ब्यौरा देता है एक बिजनेस का कि कैश किन किन एक्टिविटीज से बिजनेस में आ रहा है और किन किन एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस से जा रहा है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, ये बोलता है कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है जिसमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करना है कि बिजनेस में आने वाले टाइम में कौन कौन से लाइबिलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस कर सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, वो फ्यूचर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आ सकता है, बट कंटीजेंट लाइबिलिटीज में आपके आ सकते हैं कि क्या बिजनेस के प्रोबेबल लॉसेस हो सकते हैं, क्या खर्चे हो सकते हैं जिसमें बिजनेस को ये देना ही पड़ सकता है, खर्चे करने ही पड़ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल नहीं आया, मुझे पता है स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट सुनो, आप जब इसको सुनोगे आराम से समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वीडियो भी मुझे छोटा बनाना था, छोटी वीडियो बनानी थी, ताकि आप लोग भी ये ना कहो कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं, तो इसलिए मैंने ये किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट दो, मुझे भी मोटिवेट करो, एंड उस मोटिवेशन के साथ मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस दे सकूं, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।